वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए खास होने वाली है जिन बच्चों ने प्लैट एग्जाम का 20 नवंबर को प्लैट एग्जाम दिया है और जो 9th-10th क्लास में थे, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 9th-10th क्लास का सॉल्यूशन, वो भी साइंस सब्जेक्ट का। ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 9th-10th का पेपर था बहुत ही अच्छा था। कई बच्चों से बना होगा और कई बच्चों से नहीं बना भी होगा, ठीक है, थोड़ा टफ लेवल का भी था, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ये फाउंडेशन था, आपसे आना चाहिए था। कोई बात नहीं, यदि आपसे नहीं बना, आप एक कॉपी में बढ़िया से एक साइड में लिख लीजिएगा। जो जो कंसेप्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वो कंसेप्ट आप लिखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि 54 क्वेश्चन, यानी मैं 18 क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाला हूं तो आपको 18 कंसेप्ट ही सीखने को मिलेगी। ये मेरी गारंटी है। यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको 18 नहीं, आपको कम से कम नहीं तो 300-400 कंसेप्ट सीखने को मिलने वाले हैं इस वीडियो से। 300-400 ऐसे कंसेप्ट जो आपसे साइंस के आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस की क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, जब व्हेन अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ सर्कल। कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी एक बॉडी, एक वस्तु, जैसे अपन बोल सकते हैं कि कोई भी पिंड यदि एक वृत्तकार में, मतलब सर्कल में जब मूव करती है तो उसके साथ क्या परिवर्तन होता है। तो पहले वाले को हम अच्छे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो कि एक बॉडी जब सर्कल में मूव कर रही होती है तो उसके साथ क्या परिवर्तन होता है, ये हमें बताना है। किसके किसके बारे में बात की गई है, वेग और गति के बारे में बात की गई है। किसके किसके बारे में बात की गई है, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में बात की गई है। तो वेलोसिटी को अपन बोलते हैं वेग, और इसको बोलते हैं वेग, और इसको बोलते हैं गति। तो वेग और गति, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो गति होती है उसकी दिशा नहीं होती है ना। अपन बोल सकते हैं कि यह दिशाहीन होता है, यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें डायरेक्शन होती है, यानी कि इसमें दिशा होती है, एक प्रॉपर दिशा होती है। तो जब आप सर्कल में मूव करोगे, तो पहले आपकी मुख इधर साइड था, जब आप इस बिंदु पर पहुंचोगे तो आपका मुख इधर साइड हो जाएगा, जब इस बिंदु पर पहुंचोगे तो आपका मुख इधर साइड हो जाएगा, इस बिंदु पर पहुंचोगे तो आपका मुख इधर साइड हो जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि जब आप भैया सर्कल में चल रहे हो तो आपकी दिशा, जो आपके सामने की दिशा है, हर बार वो दिशा बदल जा रही है। तो जब दिशा बदल रही है, इसका मतलब दिशा किसमें होती है, वेलोसिटी में होती है, यानी वेग में होती है। तो यानी वेलोसिटी यानी वेग जो है वो सर्कल में चलने की वजह से हर वक्त चेंज हो रहा है, लेकिन गति में दिशा नहीं होती, इसलिए गति चेंज नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन देखें, इसका वेग बदल जाता है लेकिन गति वही रहती है। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। समझ में आ गया, ये याद रख लो। ये यकीन नहीं मानोगे तुम लोग कि 11वीं वाले बच्चों से नहीं बनता, बहुत से बच्चों से, उनको भी ये नहीं पता होता है कि भैया सर्कल में चलते समय वेलोसिटी चेंज होती है कि स्पीड चेंज होती है, वेग चेंज होती है कि गति चेंज होती है। गति में परिवर्तन नहीं होता है, इसमें परिवर्तन होता है वेग यानी कि वेलोसिटी में परिवर्तन होता है, क्योंकि उसकी दिशा चेंज होती रहती है, वेलोसिटी दिशा पर डिपेंड करती है। दूसरा सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस आर गिवन इन द फिगर। कहने का मतलब यह है, हिंदी से भी डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। कहने का मतलब यह है कि दो जने हैं, एक जना ए है, एक जना बी है। अब दोनों जने का ग्राफ बना हुआ है, काहे के बीच में, x वर्सेस t। x मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, यानी कितनी दूरी तय किया वो, और t वर्सेस होता है हमारे पास किसके किसके बीच में, वेलोसिटी। अच्छा, vt ग्राफ दिया हुआ है, किसके, x दिशा में यात्रा कर रहे दो पिंड a और b का वेग समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। वेग और समय ग्राफ दिखाया गया है ना, vt ग्राफ दिखाया गया है। कौन सा ग्राफ दिखाया गया है, vt ग्राफ दिखाया गया है। तो अब v और t के बीच में, यानी वेग और समय के बीच में ग्राफ बताया गया है। तो आप जानते हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। कसम से देखो, झूठ नहीं बोलना। एक्सेलरेशन को अपन त्वरण बोलते हैं और वेग को चेंज मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। तो जो इसका मतलब इसके ग्राफ से हमें क्या पता करना है, पता करना है कि A और B में से
किसका त्वरण ज्यादा होगा, ए और बी में से किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने देखा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हैं, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको ऐसे कर दिया हमने, इसकी वेलोसिटी ये, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, स्लोप होता है। क्या होता है, जो हमारा tan थीटा होता है, बच्चों याद कर लो, tan थीटा जो होता है वो स्लोप को बताता है, और ग्राफ जो बना हुआ होता है जिसमें ज्यादा स्लोप होती है, जिसकी ज्यादा स्लोप होती है वही क्या कहलाता है हमारे पास, वही कहलाता है, उसी जिसकी ज्यादा स्लोप होगी उसी का एक्सेलरेशन, उसी का त्वरण ज्यादा होगा। तो अब स्लोप कैसे देखते हैं, जितना ज्यादा ढलाई होगी, जितना ज्यादा ढलाई होगी उतना ज्यादा स्लोप होगा, और जितना ज्यादा स्लोप होता है उतना ज्यादा क्या होता है, त्वरण होता है। तो इन दोनों में से ए और बी में से, ए और बी में से बताओ किसका ज्यादा ढलाई है, ढलाई ज्यादा किसमें है, ऊपर वाले में है, इस वाले में, इस वाले में ज्यादा ढलाई है ना, इधर साइड ज्यादा ढलाई है, तो ए वाले में ज्यादा ढलाई है, ए वाले का स्लोप ज्यादा है, तो ए वाले का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब कि ए वाले का त्वरण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें देखो थोड़ा सा बात ये बताना, आप लोगों ने जिन बच्चों ने इक्वेशन ऑफ मोशंस को ग्राफ के मेथड से ड्राइव किया होगा ना, इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ के मेथड से ड्राइव किया होगा, उन्हें पता होगा कि ये कंसेप्ट क्या हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली हम क्या यूज कर रहे हैं कि जब कभी भी ग्राफ v वर्सेस t दिया रहता है, तो उनमें जो ग्राफ v वर्सेस t दिया रहता है उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या कैसे पता चलता है, हमें स्लोप देख करके पता चलता है। जिसकी स्लोप ज्यादा होती है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, जिसकी स्लोप कम होती है उसका एक्सेलरेशन कम होता है। तो स्लोप के माध्यम से पता चल गया हमें। तो देखिए इस सवाल में हमारे पास क्या है, इसमें देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप मिला के देख सकते हैं। इसमें एक्सेलरेशन ऑफ ए इज मोर देन बी, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा सेकंड का कौन सा आंसर सही जाएगा, ए वाला सही जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड का कांसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, देखो दूसरा वाला हो सकता है ना समझ में आया, तो याद कर लो भैया v वर्सेस t का जब ग्राफ दिया रहेगा तो जो उसकी स्लोप होगी वो एक्सेलरेशन यानी त्वरण को बताएगी, और जिसमें जितनी ढलाई होती है, ये तो याद कर लो, जिसमें जितनी ढलाई होती है वैसे निकालते tan थीटा से, लेकिन तुम लोग अभी याद कर लो ये, जिसमें जितनी ढलाई उसकी उतनी स्लोप, और उसका जितना ज्यादा स्लोप vt ग्राफ में उतना ज्यादा त्वरण। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं। तीसरा प्रश्न पढ़िए जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा। तो तीसरा प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है करंट का। हालांकि 9वीं वाले जो बच्चे हैं उनसे ये वाला प्रश्न नहीं बनेगा, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं, 9वीं वाले जो बच्चे हैं उनसे ये प्रश्न नहीं बनेगा। हालांकि जो फाउंडेशन वाले बच्चे होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपसे 9वीं वाले बच्चे ये प्रश्न नहीं बना है तो कोई बात नहीं, आपको अपने मतलब ये सोचना है कि कोई बात नहीं, नहीं बना, आप 10वीं में इसे अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन फिर भी अभी आप देख लीजिए सॉल्यूशन। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है कि भैया यार ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, भाई कुछ क्वेश्चन तो होंगे ना जो 10वीं लेवल के होंगे, है ना। फिर अभी आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास दिया हुआ है कितना, 14.5 ओम दिया हुआ है ना, और ये कितना दिया हुआ है बच्चों, 10 ओम दिया हुआ है, और आगे कितना दिया है, 12 16 9, है ना, 12 इधर दिया हुआ है और 12 ओम इधर दिया हुआ है। इधर कितने ओम दिया हुआ है जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से, 16 दिया हुआ है, और इधर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे जल्दी से देखो, जल्दी 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 देखो, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 8 ओम दिया हुआ है। कितना ओम दिया हुआ है, 8। और फिर इसको क्या किया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी कितने वोल्ट की है, 7 वोल्ट की है। तो चलो अब जो बच्चे पढ़े हैं, जो बच्चे पढ़े हुए हैं, यानी कि पढ़े हुए कौन है, जो बच्चे गधे नहीं है। गधे कौन नहीं है, जो 10वीं वाले होंगे, भाई 9वीं वाले से तो वाला बने करेंगे, बोल रहा हूँ थोड़ा सा टफ है। तो 10वीं वाले बच्चे पढ़ चुके हैं, करंट पढ़े होंगे, करंट में पढ़े होंगे तो वो जानते होंगे कि सीरीज होता है, एक श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है। तो जब कभी भी इस प्रकार से, और एक ओम का नियम होता है, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। V मतलब हो गया बैटरी कितने की है, I मतलब उस धारा कितनी बह रही है परिपथ में, और R मतलब होता है प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस। तो इस वाले फॉर्मूले को लगाने के लिए बच्चों, इस वाले फॉर्मूले को लगाने के लिए अगर मुझे आई निकालना है, सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है, अरे भैया सवाल में पूछा है कि टोटल आई बताइए, यहां से करंट कितनी बह रही है। तो टोटल आई निकालने के लिए पहले मुझे टोटल आर निकालना होगा, समझना ध्यान से, पहले क्या निकालना होगा, टोटल आर निकालना होगा। तो भैया आपने सिखाया था जब कभी भी हमें टोटल आर निकालना होता है ना, तो 2 फॉर्मूले होते हैं उसके,
एक सीरीज वाला होता है जिसमें हम सीरीज मतलब होता है श्रेणी क्रम सीरीज वाले में क्या होता है हमारे पास श्रेणी क्रम जिसमें हम डायरेक्ट ऐसे करके ऐड कर देते हैं। और एक होता है हमारे पास पैरेलल वाला जिसमें हमारे पास 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये चलता जाता है। तो जो समांतर क्रम में दिए होंगे उनमें ये फॉर्मूला लगा लेंगे, फिर इसके बाद सीरीज वाला लगा लेंगे। तो इसको आपने देखा ये क्या है सीरीज में है, ये भी क्या है सीरीज में है, लेकिन ये तीनों भैया समांतर क्रम में है यानी पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में है। तो जो चीजें पैरेलल है पहले उसको सॉल्व कर लो, इन तीनों को सॉल्व करो पहले। तो पहले इनका हम निकालेंगे है ना, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/8। तो यहां से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 48। तो 12 4 जा 48 की 4 प्लस 16 4 जा 48, 16 3 जा 48 होता है, 8 6 जा 48, 6 4 10 13, 13 बटा 48, 13 बटा 48 1/r की वैल्यू आई है ना पैरेलल वाले में। तो इसको इसकी वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है 1/r बराबर 13 बटा 48। यहां से r बराबर कितना आ गया 48 बटा 13 यानी 48/13। यहां इसका मतलब ये हुआ भैया कि इसकी जो वैल्यू आ गई है इसकी जगह हम 48/13 कर सकते हैं। अब जब इसकी जगह 48/13 कर दोगे तो ये तीनों को हमने मिला करके क्या कर दिया एक बना दिया, मिला करके इन तीनों को क्या बना दिया एक रेसिस्टेंस बना दिया। तो इसको अब इरेज कर दो और इसकी जगह तुम लगा दो ये 48/13 लगा दो। अब तुम ये देखोगे ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में तो जानते हो ना कि तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ दो आप लोग, तीनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, चलो इसको जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 24/25 24.5। आज टोटल बराबर कितना आ गया 24.5। इन दोनों को जोड़ा हूं अभी। अब प्लस 48/13 करो जल्दी से, 48/13 करो जल्दी, कितना होता है तो 13 में 13 13 26 30 31 34 52 13 3 39 कर दो इसको है ना। तो कितना बचा 9 दूनी है ना 18 9 आ गया, ये कैंसिल ये 0। और अब इस 13 से कितने बार जाएगा ये पॉइंट लगा दिया अपन ने, 13 7 जा 91 होता है, तो अपन 13 6 जा चला जाएगा है ना, 13 6 जा कर दिया 78 आ गया, 10 में से 8 गए 2, ये इसको कैरी दिया 8 में से 7 गया 1 ये 0, फिर ऐसे करके बढ़ता जाएगा है ना। 3.6 आ रहा है। अब ये देखो 120 से तो ज्यादा ही आएगा यानी 5 से ज्यादा आएगा यानी हमारे पास 3.7 हो जाएगा, राउंड ऑफ करके 2 डिजिट में 3.7 कर दिया हमने 3.7। तो इसको अपन अगर जोड़ देंगे आप 24.5 और 3.7 तो 7 8 9 10 11 12 2 हासिल आए 1 4 4 8 और 2 28.2। तो 28.2 क्या आया है बच्चों आर आया है। समझ रहे हो बात को, थोड़ा सा मानता हूं सवाल लेंदी था लेकिन कंसेप्ट तो ठीक है ना। देखो 10वीं वाले बच्चों अगर आपने पेपर में अगर आप पेपर में नहीं कर पाए तो दुख इस बात से मत होना कि आप पेपर में कर नहीं पाए हो, दुख इस बात से होना कि यदि आपको कंसेप्ट नहीं पता है। अगर आपको ये पता है कि इस तरह से सॉल्व करना है, इन तीनों को कोलैब करके पहले एक बनाना है, फिर तीनों को सीरीज का फार्मूला लगाना है, फिर उसके बाद ओम का नियम लगाना है, यदि ये चीज आपको पता है और सवाल नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम से कम आपको कंसेप्ट तो पता है। ठीक है, तो ये हमारे पास r आ गया। अब जब r आ गया है तो यहां रख दोगे तो v की वैल्यू 7 है और i निकालना है, r की वैल्यू 28/2 है, तो i बराबर कितना आ जाएगा 7/28.2। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, कौन सा वाला अपन कर रहे हैं, ये 3rd नंबर वाला कर रहे हैं 3rd क्वेश्चन का। तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, ये ऊपर चला गया तो ये 70/282। इसको डिवाइड करोगे तो 0.25 के समथिंग आएगा, 0.25 के समथिंग आएगा। तो इसको डिवाइड कर लोगे 0.25 समथिंग आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास 3rd का कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, जल्दी बोलो 3rd ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे कुछ नहीं किया है, ओम का नियम लगा है, सीरीज का फॉर्म ओम का नियम, श्रेणी क्रम वाले का प्रतिरोधक का फॉर्मूला और समांतर क्रम वाले प्रतिरोधक का फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए ध्यान से देखते जाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर वाला 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन। चलो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको पता नहीं होगा, ये जूनियर वाले में जो जूनियर वाले बच्चे हैं आपसे, उनके पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि हाथ मिलाने में कौन सा फोर्स लग रहा होता है। तो पहला ऑप्शन वही गुरुत्वाकर्षण वाला था। तो यही बताता हूँ, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए एक बॉडी, क्वेश्चन नंबर 4 समझा रहा हूं, एक बॉडी है, तो उस बॉडी में उसकी बॉडी के सरफेस के
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स यानी लंबवत जो फोर्स बल लगता है उस बल का क्या नाम है? तो उस बल का नाम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे इस डस्टर को जब मैं नीचे गिराता हूं, ये डस्टर है, तो इस डस्टर में गुरुत्वाकर्षण बल कैसा लग रहा होगा? नीचे साइड लग रहा होगा। नीचे साइड लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? तो ये सरफेस हो गया, ये इसका सरफेस हो गया, सतह हो गई। अब सतह के देखो लंबवत है कि नहीं है, 90 डिग्री का एंगल कोण है कि नहीं है। तो यही सवाल में पूछा गया है कि लंबवत जो फोर्स लगता है, नेट फोर्स जो लंबवत लगता है, वो कौन सा किसी वस्तु पर लंबवत दिशा में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। 5वें नंबर में आ जाइए आप लोग। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉन्केव मिरर फॉर द हाँ ठीक है। मतलब अब ये लाइट का सवाल है। अब 9वीं वाले बच्चे सोच रहे होंगे भैया हम तो लाइट पढ़े नहीं है, 10वीं में पढ़े हैं, 10वीं बस में लाइट है। अरे बेटा लाइट जो है वो 8वीं क्लास में भी है, आप 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, है ना। लाइट 8वीं क्लास में भी है, तो 8वीं क्लास का याद होगा तो 9वीं में बन जाएगा। और जो 9वीं वाले और 10वीं वाले बच्चे तो 10वीं में पढ़े ही होंगे वो लोग। क्या सवाल कह रहा है? ये कह रहा है कि कॉनकेव मिरर है हमारे पास। कॉनकेव मिरर जानते हो ना, है ना, ऐसा बनता है हमारे पास, है ना। कौन सा मिरर दिया हुआ है ना? अवतल दर्पण दिया हुआ है, कॉनकेव दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में ये फोकस होता है, यहाँ कर्वेचर होता है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि वस्तु को कहां पे रखें कि उसकी प्रतिबिंब सबसे ज्यादा बड़ी बनेगी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इक्वल डिस्टेंस एट रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि वक्रता त्रिज्या यहां पर रखेंगे। तो तुम लोग पढ़े होगे, यदि नहीं पढ़े हो तो याद कर लो कि जब कभी भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो जितना सेम साइज का बनता है ना, सी पर रखने पर क्या होगा? सेम साइज का बनेगा, है ना, समान आकार का बनता है। जिस वस्तु को आप वक्रता केंद्र में रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं, तो उसका जो साइज बनता है वो उसी साइज का बनता है। तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कीप्ट एट इंफिनिटी, जब हम ऑब्जेक्ट को अनंत में रखते हैं, तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट कहां रखे हैं? इंफिनिटी मतलब क्या होता है बच्चों? अनंत। तो जब हम वस्तु को अनंत में रखते हैं, यहां वस्तु कर लो, इसे वस्तु है, और यहां क्या है? उसकी इमेज मतलब जानते हो ना, प्रतिबिंब, उसकी प्रतिबिंब। तो वस्तु को जब सी पे रखेंगे तो इमेज सी पर बनेगी और सेम साइज की बनेगी। जब हम अनंत में वस्तु को रखते हैं तो अनंत से आने वाली रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा फोकस पर आकर के मिल जाती हैं और वस्तु का साइज जो बनता है बहुत छोटा बनेगा, है ना। तो अनंत में से बहुत छोटा, अनंत में रखने पर क्या होता है हमारे पास? बहुत ज्यादा छोटा बनेगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा ऑप्शन भी हो नहीं सकता क्योंकि हमसे पूछ रहा है बड़ा कब बनेगा। तीसरा क्या बोला है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो उसकी इमेज जो होती है हमारे पास, उसकी जो इमेज होती है वो यहाँ पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में बनती है। तो हाँ, इससे बड़ी बनती है ये वाली, है ना। when an object is kept at a distance greater than its radius of curvature सॉरी। अब चौथे वाले में ये बोल रहा है कि वक्रता केंद्र R से ज्यादा दूर, मतलब यहां कहीं रख रहे हैं, तो यहां रखते हैं तो हमारी इमेज यहां बनती है तो भी छोटा बनता है। यानी तीसरा वाला ऑप्शन ये हमारा सही जाएगा। जिस बच्चे को सारी कंडीशंस याद होंगी वो जान जाएगा कैसे किया है हमने सवाल को। कैसे? जब कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, वक्रता केंद्र पर होता है तो उसी साइज का बन जाता है। अनंत में होता है तो फोकस में आके बहुत छोटा बनता है। अब फिर अनंत और कर्वेचर के बीच में होता है तो इमेज जो होती है वो फोकस और कर्वेचर के बीच में बनती है और उससे छोटी बनती है। जब कभी भी, अब तीसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है कि फोकस और कर्वेचर के बीच में है तो इमेज प्रतिबिंब जो होगी वो कर्वेचर और अनंत के बीच बनेगी, जो कि बड़ी बनेगी। इसीलिए 5वें का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 5वें का क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। चलिए अब 6वें क्वेश्चन की ओर अपन मूव ऑन करते हैं। 6वां प्रश्न जो दिया हुआ है हमारा वो क्या दिया हुआ है, पढ़िए 6वें प्रश्न को पढ़िए भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट्स ऑफ द पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, निम्नलिखित में से किस में ऐसे कण होते हैं जो निरंतर गति करते हैं। ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, थ्योरी है, इसमें थ्योरी है, पढ़ लो जल्दी फटाक से कि इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि निम्नलिखित में से, अरे कहाँ गया, हाँ, निम्नलिखित में से किस में ऐसे कण होते हैं जो निरंतर गति में होते हैं, जो निरंतर मोशन कर रहे होते हैं, जो निरंतर गति कर रहे होते हैं। तो पहला क्या दिया हो? -4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बर्फ, कमरे के तापमान पर हीरा, पिघला हुआ शीशा, पिघला हुआ मतलब मोल्टन लीड बोल सकते हो आप उसे, और हवा से भरा हुआ गुब्बारा। तो हाँ,
तो देखो पहला वाला क्या लिखा है, आइस एट टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस। -डिग्री सेल्सियस पे अगर बर्फ है तो क्या उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो कांस्टेंट मोशन कर रहे होते हैं, समान गति कर रहे होते हैं? तो हाँ, हर पार्टिकल्स जो होते हैं वो समान गति कर रहे होते हैं, पहला सही हो गया। दूसरा, डायमंड एट रूम टेम्परेचर पर, डायमंड हीरा को लाओ रूम टेम्परेचर पे, इतना हार्ड होता है कि उसको अगर अपनी जीभ अपने टंग से टच भी करते हैं तो मनुष्य की मृत्यु होने के चांसेस हो जाते हैं, इतना हार्ड होता है, क्योंकि उसके मोशंस होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, प्लस हमेशा क्या करते रहते हैं, अगर रूम टेम्परेचर है तो उसमें गति कर रहे होते हैं सभी समान से। दूसरा सही हो गया। तीसरा, मोल्टन लीड, पिघला हुआ लीड, तो वो भी सही है। चौथा भी सही है हमारे पास। तो इसके आंसर जो होगा हमारे पास 6 का डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी 6 का हमारा आंसर होगा बच्चों 7। सोचने वाली बात है, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। कभी भी एग्जामिनेशन में जब भी आपको ऑल ऑफ दिस दिखे ना और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लगाना है आंसर, ए लगाएं, बी लगाएं, सी लगाएं, डी लगाएं, अगर ऑल ऑफ दिस दिखे ना तो उसको लगा दिए करो। मोस्ट प्रोबेबल जो होता है आंसर उस वक्त ऑल ऑफ दीज होता है, ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो सही हो जाए। अगर आपको तुक्का मारना ही है तो तुक्का ऐसे मारो कि सही होने के चांसेस बने, ठीक है ना। और इसमें अब कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा कि कैसे सॉल्व करना है इस ऑप्शन को। ऊपर देखा उन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर देख रहे हैं ए बी सी डी, ये क्या लिखा हुआ है, पहले 4 ऑप्शन फिर 4 ऑप्शन, ये क्या है? तो मतलब ये था कि पहले उन 4 कथनों को पढ़ो और फिर इन 4 कथनों को देख करके, इन 4 ऑप्शन को देख करके बताओ कौन सा सही होगा। आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न जो है वो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, वो पावर के फॉर्मूले पर बेस्ड है। अरे भैया, जिसको नहीं याद है वो याद कर लो पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन डन अपॉन टाइम टेकन। इसी, ये फॉर्मूला याद है ना, तुमसे बन जाएगा। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। वर्क डन का मतलब होता है क्या? कार्य संपन्न, है ना, कार्य संपन्न। शक्ति और वर्क डन का मतलब होता है कार्य संपन्न, और टाइम टेकन मतलब होता है कितना समय लगा। तो भैया इसमें क्या दिया है सवाल में? भैया इसमें दिया हुआ है कि एक ए है और एक बी है। ए जो है वो 500 जूल कार्य करता है और बी 20 मिनट, सॉरी, ए जो है वो 10 मिनट में कितना काम करता है? 500 जूल काम करता है। और बी जो है वो कितना करता है? 20 मिनट में 600 जूल काम करता है। तो बताइए पावर किसकी ज्यादा होगी? इसकी पावर मान लो पीए है, इसकी पावर मान लो पीबी है, तो बताना है कि पावर ज्यादा किसकी होगी। तो निकाल लेते हैं, चलो। पावर अगर पीए की निकालेंगे तो पावर बराबर क्या होता है? कार्य 500 जूल अपॉन समय। समय कितना लगा? 10 मिनट। अरे भैया, गधों की तरफ काम मत करना, 10 मिनट मत लिखना, क्योंकि हमेशा जब सवाल करते हैं ना तो हमेशा एसआई यूनिट में लिखते हैं, तो मिनट में नहीं होती है टाइम की एसआई यूनिट, क्या होती है? सेकंड में। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया? 5/6 आ गया। अगर हम पीवी की बात करेंगे, पीवी की बात करते हैं, तो पीवी कितना दिया है हमारे पास? कार्य 600 और ये 20 इंटू 60, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 6 कैंसिल, ये 1/2। तो पीए कितना आ गया? 5/6, और पीवी कितना आ गया हमारे पास? 1/2। तो अब दोनों में से बड़ा कौन है हमारे पास? पीए ज्यादा बड़ा है, क्योंकि पीए जो है, पीए क्या है हमारे पास? ज्यादा बड़ा हो गया, यानी पीए जो हो गया हमारे पास ग्रेटर देन पीवी। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 0, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा हमारे पास? 6 0.50, 6 6 जा 36, 6 जा 42, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, यानी 0.8 आ रहा है, और ये कितना आएगा हमारे पास? 0.5 आएगा, है ना। तो कौन सा बड़ा हो गया हमारे पास? पीए ज्यादा बड़ा हो गया है, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर P1 ज्यादा बड़ा हो गया है, यानी हमारे 7th का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? 7th का क्या आंसर आएगा? बी आएगा। जिसको नहीं याद है याद कर लो। पावर की एसआई यूनिट बोलो, क्या होती है? जल्दी बोलो, वाट होती है। तो इसको भी याद कर लो, अगले साल फ्लैट एग्जाम में यही आएगा, पावर की एसआई यूनिट बता दो, फिर ना बनेगी तो फिर मत बोलना मेरे से कि भैया बताए नहीं थे पिछले साल, है ना। तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास? वाट होती है। क्या होती है? वाट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन कौन से प्रश्न में पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं 8वें प्रश्न में। अरे भैया, थोड़ा सा 8वां आपने टफ दे दिया। हाँ, मानता हूँ इस बात को, टफ दिया है मैंने, टफ सवाल भी तो देना पड़ेगा, नहीं तो सब बन जाएंगे तो फिर क्या मतलब फ्लैट एग्जाम का। तो 8वां प्रश्न देखते हैं। चलो, थोड़ा सा टफ है, आप समझिएगा, मैं समझा दूंगा, बहुत अच्छे समझाऊंगा। लकड़ी का एक 4 किलो का ब्लॉक आराम से 36 जमीन के साथ खींचा जाता है और उसका 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है और 15 न्यूटन का हम बल लगा रहे हैं, तो आवश्यकता होती है। तो हमसे ये बोल रहा है एक लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है भैया। फिर क्या बोला है? 4 किलो का है, ये भी ठीक है भैया। फिर क्या बोल रहा है? इसमें 15 न्यूटन लगा के हम खींच रहे हैं, तो 15 न्यूटन लगा के खींच रहे हैं, ये भी ठीक है भैया।
कि तुम 15 न्यूटन लगा के इस पे क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। अब 15 न्यूटन लगा खींच रहे हो तो जब अब ये चीज तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते होगे ना भैया। और एक्सेलरेशन कितना दिया है इसका, त्वरण कितना दिया हुआ है इसका, त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मतलब होता है हमारे पास त्वरण। अब इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, आगे पढ़ो ना सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल लिखा हुआ है कि हम क्या कर दे, कितना बल लगा दें, कितना बल लगाएं बाद में, कितना बल लगाएं कि हमारे पास F कितना लगाएं, F कितना लगाएं ताकि ये जो है ये गति मतलब कि कांस्टेंट गति हो जाए। मतलब कि कांस्टेंट गति अपन बोल सकते हैं कि इसकी जो वो है एक समान गति हो जाए, मतलब है ना कांस्टेंट स्पीड हो जाए और एक समान गति हो जाए। तो बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलने वाली है आपको। पहले ये याद करो कि जब कभी भी कांस्टेंट स्पीड होती है यानी एक समान गति होती है, जैसे मान लो तुम अपनी गाड़ी चला रहे हो एक समान गति से जा रहे हो तो तुम ऐसे करना होगा तो एक्सेलरेट करना बोलते हैं। ऐसे जब करते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, एक्सेलरेट करना बोलते हैं उसे। अगर आप ऐसे करके एक समान गति से जा रहे हो तो आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, और एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो तो क्या बोलोगे उस वक्त एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, यानी त्वरण क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम अगर एक समान गति से जाते हैं तो उस वक्त हमारा एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो होता है। और एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, F बराबर ma होता है, या 9वीं क्लास में पढ़ते हैं F बराबर ma। अगर a जीरो है तो F को क्या होना पड़ेगा, टोटल जीरो होना पड़ेगा, F टोटल जीरो होना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप ये जानते हो कि ये ब्लॉक है, जैसे मान लो ये ब्लॉक है तो जब ब्लॉक को इस वाले ब्लॉक को आगे साइड खींच रहे होगे तो पीछे साइड एक घर्षण बल लग रहा होगा, है ना। तो अगर हम इस वाले में क्या लगाएं, यही वाली इक्वेशन लगाते हैं तो 15 इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन घर्षण। ये चीज नहीं समझ में आई क्या तुम लोग को, मैं समझ गया, मेरे समझ में आई। देखो कैसे समझाता हूं मैं। देखो ये चीज जानते हो, जैसे मान लो मेरे को 5 जने इधर साइड से खींच रहे हैं, 2 जने इधर साइड से खींच रहे हैं, तो टोटल कितने जने खींच रहे हैं, इधर साइड कितने जने खींच रहे हैं, 3 जने खींच रहे हैं। 5 जने इधर साइड से खींच रहे हैं, 2 जने इधर साइड से खींच रहे हैं, तो अगर मैं नेट निकालूंगा तो नेट हमारा 3 जने इधर साइड से खींच रहे हैं। तो उसी प्रकार 15 न्यूटन का इधर बल लग रहा है और फ्रिक्शन पीछे साइड लग रहा है, तो नेट बल कितना हो गया, 15 माइनस फ्रिक्शन। और जो बल है उसको हम किसके बराबर कर देंगे, मास ma के बराबर कर देंगे। m की वैल्यू कितनी दी है इसमें 4 और a की वैल्यू कितनी दी है इसमें, एक्सेलरेशन 2 दिया था, यानी 4 दूनी 8। तो यानी अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो इसको उधर भेजेंगे, तो 15 में से -8 किए तो हमारे पास आ गया फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7 न्यूटन। बल को हम न्यूटन से दर्शाते हैं तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बच्चों, 7 न्यूटन। यानी इधर साइड पीछे साइड ब्लॉक में 7 न्यूटन लग रहा है। तो अगर हम इसमें हमें क्या करना है, a को जीरो करना है, F बराबर ma होता है, a यदि जीरो करना है, यदि a जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, यानी F बराबर जीरो हो गया, F टोटल होता है यहाँ पे, है ना, F नेट बराबर जीरो हो गया। इसका मतलब इधर भी 5 जने खींच रहे हैं और इधर भी 5 जने खींच रहे हैं, तब ना नेट जीरो होगा। तो अगर इधर 7 लग रहा है तो इधर भी कितना लगना पड़ेगा, 7 लगना पड़ेगा, तभी जाके F क्या होगा हमारे पास, टोटल क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा हमारे पास कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, 8वें क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या दिया हुआ, जरा ध्यान से देखना, है ना, घबराना मत कि टफ टफ लग रहे हैं सवाल, टफ तो लगेंगे ना बेटा। 9वां प्रश्न दिया हुआ है कि चंद्रमा के बारे में दिया हुआ है, क्या कुछ ऐसा, है ना। अरे हाँ, ये दिया हुआ है कि कोई बच्चा गया चंद्रमा में पटाखे फोड़ दिया, दीपावली मनाए, चंद्रमा में गए मनाने, अरे भाई चंद्रमा में बम विस्फोट हुआ। चंद्रमा में जब बम विस्फोट होता है तो हमें पृथ्वी में क्यों नहीं सुनाई देता, ये जानना चाहते हैं। तो देखो एक चीज याद रखना कि जब कभी भी कोई भी साउंड एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जब तक माध्यम नहीं मिलेगा उसे तो वो साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा ही नहीं सकता है। तो चंद्रमा से पृथ्वी में आवाज आने के लिए, चंद्रमा से पृथ्वी में आवाज आने के लिए एक माध्यम की जरूरत होगी, वो चाहे हवा हो चाहे पानी हो, माध्यम की जरूरत होगी। लेकिन तुम्हें तो इस बात का अंदाजा है ना कि यदि ये चंद्रमा है और यदि ये पृथ्वी है तो इनके बीच में क्या होता है कि यहाँ वैक्यूम होता है। वैक्यूम मतलब होता है खाली जगह होती है। कैसी जगह होती है,
खाली जगह होती है, ना हवा ना कुछ। तुम्हें ये भी पता है ना ग्रेविटी क्या होती है, जीरो रहती है। जब कोई बाहर जाता है यहाँ तो उड़ने लगता है, ये तो पता है ना, थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस स्पेस में लगाओ, स्पेस में उड़ते रहते हैं लोग बाग, यानी यहाँ कोई माध्यम नहीं है। तो यहाँ जो हल्ला हुआ वो यहाँ आ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि यहाँ हल्ला जो हुआ वो आवाज को आने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। जैसे मान लो तुमने अपना कांच का घर बनवा लिया, जब कांच का पूरी तरह से घर बनवा लोगे तो बाहर आवाज नहीं जाएगी, बाहर आवाज नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? मतलब उतनी अच्छे से बाहर आवाज नहीं जा रही होगी। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा माध्यम उसे नहीं मिल रहा होगा। खुले कमरे में है, खुले कमरे में जैसे तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है वहां पे सामने, तुम बोलोगे तो अब यहाँ तुम्हारा माध्यम बहुत अच्छा है, हवा है, दोनों के कांटेक्ट में है, तो आवाज बहुत ज्यादा अच्छी सुनाई देगी। समझ रहे हो ना बात को? तो सेम आवाज को जाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। जितना अच्छा माध्यम होगा उतनी अच्छी आवाज सुनाई देगी बाहर तक, ठीक है ना। तो इसमें जो विस्फोट हुआ वो यहाँ नहीं सुनाई दिया, क्योंकि यहाँ माध्यम नहीं था, यहाँ वैक्यूम था, यहाँ खाली जगह थी, यहाँ हवा वगैरह नहीं थी, इसलिए हमें यहाँ नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर देखो क्या है, दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। नाइन्थ का भी सही रहेगा। क्या बोला है? साउंड वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है जाने के लिए। फिर 10वां सवाल है, पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट अमंग मेटल, इन मेटल में से पुअर कंडक्टर कौन है हीट का? कौन सा सवाल कर रहे हैं? 10वां नंबर मतलब कि जिसमें हीट का पुअर कंडक्टर बोल सकते हैं आप। तो धातुओं में ऊष्मा का सबसे कुछ अलग है। तो पारा मतलब मरकरी वही जो अपन थर्मोमीटर में रहता है, और वो तो थर्मोमीटर वाला तो बहुत अच्छा, उसमें तो देखते हो ना टेम्परेचर गर्म, अगर अपन मुंह में लगाते हैं तो टेम्परेचर जो पारा जो होता है वो मूव करता है, जिसकी वजह से अपन को पता चलता है। तो वो बैड कंडक्टर तो हो नहीं सकता है ना। हमने पूछा है कि पुअरेस्ट बैड कंडक्टर कौन सा है, तो बैड कंडक्टर इसमें से हमारा लीड होगा। क्या होगा? लीड इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। याद कर लीजिए, लीड इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। 10th का हमारे पास क्या जाएगा? बी। फिर आता है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेनिन इज करेक्ट। रेनिन के बारे में पूछा है। ये बायोलॉजी आ गई, थोड़ा सा बायोलॉजी में थोड़ा वीक हूं, इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी बता रहा था। रेनिन जो होता है ये मिल्क के कोगुलेशन के लिए काम आता है, कोगुलेशन ऑफ मिल्क में काम आता है। याद रखना आप लोग, जब भी आपको कभी ऑप्शन दिखे कोगुलेशन ऑफ मिल्क, तो उस वक्त रेनिन का काम होता है। रेनिन इज यूज्ड फॉर द कोगुलेशन ऑफ मिल्क। एंड इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास? ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं जरा देखते हैं। हिंदी वाला पेपर भी खोल लें जरा सा। अरे कहाँ गया है ना। तो देखते हैं जरा ध्यान से, इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास। ये पावर वाला हो गया अपना, है ना। रेनिन के बारे में निम्नलिखित कौन है ना, तो यह अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास? इसका आंसर दिया हुआ है हमारे पास, इट इज सीक्रेटेड बाय द पेप्टाइड सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड इनटू द स्टमक। तो आप याद कर लीजिए कि ये जो इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यह पेट में गैस्ट्रिक ग्रंथियों को की पेप्टाइड कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है ना। पेप्टाइड ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, मतलब बहता है, निकलता है, जनरेट होता है, अपन बोल सकते हैं। तो दैट इज वाज द आंसर। 11th का हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। 12वें नंबर में चलते हैं। 12वें नंबर में दिया कन्वर्ट 65 सेल्सियस, अच्छा 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो बता रहा हूं इसको याद कर लेना मेरे भाइयों, प्लीज याद कर लेना इसको, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आता है। क्या कौन सा नंबर दिया हुआ है हमारे पास? 12वां नंबर। 12वां नंबर दिया हुआ है कि 67 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो एक जनरल फॉर्मूला लिखा देता हूं, जिसमें कभी भी किसी में छेड़खानी करने को बोले तो कर लोगे। C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9। याद कर लो, C/5 बोलो मेरे संग, C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9। C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9। अब जब भी कुछ भी पूछे, F में दिया रहेगा तो F की वैल्यू पुट कर दो, C में दिया है तो C की वैल्यू पुट कर दो, C से F में पूछे, F से C में पूछे, बन जाएगा आपसे, है ना। और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए तो आप जानते हो ना कि उसमें 273 का अपन जोड़ देते हैं सेल्सियस में, ठीक है ना। तो अपने पास वो केल्विन में आ जाता है, ठीक है ना। तो C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9। C की वैल्यू हमें निकालना है यहाँ पे, तो C की जगह खाली रहने दो। F की वैल्यू कितनी दी है? 67 माइनस 32/9। तो C बराबर कितना जाएगा? 67, 7 में 2 गए 5, 6 में 3 गए 3 इंटू 5/9, तो कितना आ गया? 5 5 25 5 टू कैरी 5 15 16 17/9। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास? 9 दूनी 18 होता है, तो 9 9 9 और बचा कितना? 9 9 7 8 बचा 85, 9 9 81, तो 19 दशमलव कुछ आ रहा है। देखो किसी में दिया है 19.44 दिया है, हाँ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? 12 नंबर इसको याद कर लो, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। कल को मान लो कि C में दे देता और F में पूछता तो भी आप कर लेते, जो जिसमें दिया है उसमें रखते जाओ। अब केल्विन में जब बोलता है तो पहले सेल्सियस में निकाल लो,
जब सेल्सियस में आ जाएगा तो 273 से जोड़ देना तो आपको किस में मिल जाएगा, केल्विन में मिल जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, 13वें नंबर की ओर मूव ऑन करते हैं। 13वां नंबर वाला देखो क्या लिखा हुआ है, सवाल लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। 13वें नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर विल सजेस्ट इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यदि व्यक्ति उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है तो डॉक्टर क्या खाने के लिए बोलता है। कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाती है तो डॉक्टर बोलता है कि भाई वेजिटेबल ऑयल खाओ, ठीक है ना। तो इसमें सीधे बायोलॉजी का क्वेश्चन है, 13 का बी हो जाएगा हमारे पास, है ना, 13 का बी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना। फिर डालडा खाने को बोलेगा, नहीं डालडा थोड़ी ना बोलेगा, घी खाने को बोलेगा तो और ज्यादा फैट बढ़ जाएगा हमारे अंदर, है ना। और है ना, फिर आगे बढ़ते हैं है ना। तो चलिए अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन हमारे करेंगे 14 क्वेश्चन में। 14 वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बोला गया है कि जो सॉलिड है क्या होता है, सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड ठोस से तरल द्रव्य में कन्वर्ट होता है, फिर उससे क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है ना। तो ए है ये बी है, ये सी है, ये डी है, सबके बारे में पूछा है। तो बच्चों याद कर लो, सॉलिड से जब लिक्विड में परिवर्तन होता है, यानी बर्फ थी, बर्फ क्या हुई आपकी, पिघल गई। बर्फ जब पिघल गई तो तरल द्रव बन गई, तो उसको अपन बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब क्या होता है, पिघलना, पिघलना। फिर क्या हुआ हमारे पास, लिक्विड से क्या हुआ, वेपर बना। लिक्विड जैसे हमारे पास नदी तालाब वगैरह थे, उसमें लिक्विड में पानी भरा हुआ था, फिर पानी भरा हुआ था तो वेपर, धूप की किरणें पड़ी जिसकी वजह से वेपर बन गया, तो इसे बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, जिसे अपन बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं हिंदी से, वाष्पीकरण। तो ए हो जाएगा मेल्टिंग, बी हो जाएगा वाष्पीकरण। फिर वेपर से हमारे पास क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। जब वेपर, आसमान में वेपर था, फिर वो लिक्विड बन के नीचे आया, तो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो इसे अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन को हिंदी से क्या बोलते हैं, देखो कंडेंसेशन को बोलते हैं संघनन बोलते हैं, ना। तो वेपर से लिक्विड बनने को कंडेंसेशन बोलेंगे। अब फिर लिक्विड से सॉलिड बनना, यानी बर्फ में पानी, फ्रिज में आपने पानी रखा तो बर्फ बन गया, तो उस प्रोसेस को अल्टीमेटली अपन क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। तो बच्चों ये दो तो आप बड़े आसानी से कर लेते हैं कि सॉलिड से लिक्विड बनेगा, मतलब बर्फ था, बर्फ पिघल गया पानी में तो पिघल गया, तो मेल्टिंग हो गया। फिर लिक्विड यानी पानी था तो बर्फ बन गया, तो उसे बोल सकते हैं अपन जम गया, यानी फ्रीजिंग बोल सकते हैं। लिक्विड से वेपर बनने को वेपराइजेशन, और वेपर से लिक्विड बनने को कंडेंसेशन। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अब आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 नंबर में हमसे ये यकीन मानिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री का सबसे मेजर पार्ट है, जिसे अपन बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं। इसमें हमसे पूछा है रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और रिडक्शन यानी कि अपचयन, दोनों क्रियाएं जब साथ साथ होती हैं तो वो क्रिया कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, जब हमारे पास ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं जब साथ साथ होती हैं तो उस वक्त हमारे पास होता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ क्या होता है, याद करते जाओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी हो जाती है ना। चलो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन जब आप देखोगे तो इधर साइड पहला ऑप्शन, ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूं आप क्योंकि करना खत्म भी करना इसे। तो रिडॉक्स में हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे मान लो Na था हमारे पास, तो अगर हमने इसे Na प्लस कर दिया, प्लस का मतलब क्या होता है कि उसने एक दूसरे को दे दिया। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जब हमने Na प्लस कर दिया तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। प्लस करने का मतलब क्या होता है हमारे पास, किसी दूसरे को दे देना। प्लस करने का मतलब क्या होगा, दूसरे को दे देना। जब हमारे पास Cl था, हमने Cl माइनस किया तो पहले Cl का क्या है ना, क्लोरीन का 17 था, जब हमने Cl माइनस किया तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 18। तो प्लस का मतलब हो गया दूसरे को दे देना, माइनस का मतलब हो गया दूसरों से ले लेना। भाई कर्जा कब आता है, कर्जा माइनस में आ गए हो तुम, कर्जा आ गया, इसका मतलब तुम दूसरे से ले लिए हो। तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसे बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जब दोनों चीजें होती है तब हमारा आंसर सही होता है। तो पूछा कौन सा नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन देखो Cl2 जो है इधर साइड Cl2 लिखा है और उधर साइड Cl माइनस लिखा है, तो इसका चार्ज 0 था, इधर माइनस आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो एक तो चीज पॉसिबल गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला हो गया है। फिर SO2 इधर साइड है और इधर साइड क्या है हमारे पास SO4 माइनस 3 है। इसमें SO2 का S का चार्ज देखोगे तो कितना आ रहा है, +4 आ रहा है। इसमें कितना चार्ज नहीं है, 8, और 8 में से 3 चले गए 5, तो इसमें +5 आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ है, हमारे पास 4 था +5, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस हो गया। देखा ना, जैसे इसमें कुछ नहीं था, प्लस आया तो लॉस होना, मतलब एक बढ़ने का मतलब लॉस हो गया। पहले इसने 4 दिए थे अपने, फिर इसने इधर साइड क्या दे दिए, 5 दे दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसने लॉस हो गया, और इधर साइड गैन हो, सॉरी इस वाले में गैन हो गया, इस वाले में लॉस हो गया। तो पहला वाला ऑप्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। इसी प्रकार दूसरा वाला आप देख सकते हो, इधर साइड कॉपर +2 था, फिर उधर जाके कॉपर बन गया, मतलब इसमें पहले 2 कमी थी, अब कमी हट गई है, तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, गैन हो गया, मतलब बढ़ोतरी हो गई है। और जिंक वाले को देखो, इधर साइड जिंक था, इधर जिंक +2 हो गया है, मतलब इधर क्या हो गया है, लॉस हो गया। तो गैन और लॉस दोनों हो रहे हैं, तो ये भी रिडॉक्स हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरा वाला भी रिडॉक्स हो जाएगा। चौथा वाला हमारा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर साइड HCl था और उधर साइड क्या बन गया, Cl माइनस बन गया। HCl, Cl का यदि अब चार्ज निकालोगे आप, Cl बस का चार्ज निकालोगे तो ये कितना, H का +1 होता है, तो Cl का निकालोगे तो कितना आएगा, -1। तो इधर भी Cl -1 है और इधर भी Cl -1 है। जब दोनों साइड Cl -1 है तो इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, यानी 15 का हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत याद हो गया होगा ना, रिडॉक्स के रिएक्शन में क्या क्या होती है, दोनों होना चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी आना, रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी आना। चलिए 16वां नंबर आप प्रश्न देखिए। 16वां नंबर पूछा है कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने 15 वाला देखा होगा मेरा सवाल अच्छे से करते हुए, तो 16 बन जाएगा बहुत जल्दी। 16 देखो क्या पूछा है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम किसका होगा, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम किसका होगा, मतलब सेम एटॉमिक नंबर किसके होंगे। तो यानी प्लस दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम प्लस है। देखो जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, जब हमने यानी प्लस किया तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। मैग्नीशियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। हमने जब प्लस किया तो प्लस करने का मतलब मैंने क्या बताया था ऊपर अभी, कि एक कम हो जाना, एक प्लस किया तो एक कम हो जाना, यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 11। इसका 10 है, इसका 11 है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा वाला ऑप्शन देखो, Na+ लिखा हुआ है, मैग्नीशियम का +2 लिखा हुआ है और एल्यूमिनियम का +3 लिखा हुआ है। अगर हम सोडियम के एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 10 होता है, सॉरी 11 होता है, और मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर की बात करें तो 12 होता है, एल्यूमिनियम की बात करें तो 13 होता है। तो एक बार प्लस किए हो, इसका मतलब इसका कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि एक कम हो गया। इसमें 2 प्लस किए हो, इसका मतलब 12 में से 2 चले गए, इसका भी 10 हो गया। इसमें 3 प्लस किए हो, इसका मतलब एल्यूमिनियम +3, इसका मतलब इसका भी 10 हो गया, 10 10 10, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तुम बच्चों यकीन नहीं मानोगे, ये जो सवाल जो है 12वीं वालों से भी नहीं बनता है, जबकि ये बच्चे जो 9वीं वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ लेते हैं, 10वीं में पढ़ा दिया जाता है ये सब चीजें। सिंपल सा फंडा है, ये याद कर लो कि जब जब जितना प्लस आता है उतने एटॉमिक नंबर वो कम होता जाता है। प्लस आने का मतलब कम होता जाता है, उल्टा चलता है। देखो प्लस करने का मतलब होता है कि बढ़ना चाहिए, लेकिन प्लस में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर कम होता जाता है, और माइनस में एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका बढ़ता जाता है। अब आते हैं SI यूनिट ऑफ द फोर्स और फोर्स बाय स्पीड। आपको एक सिंपल सवाल पूछा है, फोर्स बाय स्पीड का SI यूनिट पूछा है। तो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और स्पीड क्या होती है, मीटर बाय सेकंड होती है। सेकंड ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई सेकंड यहां आ गया है, तो न्यूटन इंटू सेकंड बाय मीटर, तो न्यूटन इंटू सेकंड बाय मीटर, यानी 17 का ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। बहुत आसान था, फोर्स का न्यूटन लिख दो और स्पीड का मीटर पर सेकंड लिख दो, सेकंड ऊपर चला गया है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बस क्या दिया हुआ है कि एक डॉक्टर ने पालक खाने की सलाह दी है एक बच्चे को, गांव के बच्चे को, तो उसे कौन सा रोग हो गया है, तो हम इसका आंसर होगा सीधे सा बनना है अनीमिया, आयरन की कमी हो गई है, इसलिए उसे ये पालक खाने के लिए दिया है, क्योंकि पालक जो होता है वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है आयरन का। याद हो 18वां नंबर वाला सवाल, पिछले साल के फ्लैट एग्जाम में भी यही सवाल आया था।
तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को मिला होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कंसेप्ट को समझने की कोशिश की होगी और बढ़िया से नोट्स मेंटेन करा होगा जो चीजें मैंने बताया है। और एक बार देखने से कुछ नहीं होने वाला है। देखो मैं पहले बता दूं, आपने आज देख लिया, इसको बढ़िया से मेंटेन कर लीजिए। एक बार संडे को और बैठ करके आप इसको सोल्यूशन एक बार और समझिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। और जब कुछ बच्चे होंगे जो चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे, जैसे 9th वाले कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे, जब वो चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उन्हें ये सवाल जो होंगे वो आसान लगने लगेंगे। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।